बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। मुत्सिर दुरानी का प्रोग्राम है जिसमें कोशिश ये होती है कि आप लोगों के जो सवालात हैं, जो डिफरेंट जराए से मेरे साथ पहुंचते हैं, उनके जवाब दूं। और ये आपका प्रोग्राम है। आप लोगों की पसंद की वजह से ये प्रोग्राम जो है वो इतने अरसे से जो है वो जारी सारी है। जिन मेरे दोस्तों ने, देखने वालों ने अभी तक ZMC टीवी यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है कि वो इस प्रोग्राम को आगे चलने से पहले वो लाजमी तौर पर ZMC टीवी यूट्यूब जो है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। इस प्रोग्राम में मैंने हमेशा जैसे आपसे कहा है कि यूके का कोई भी कानून हो, चाहे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, चाहे वो नेशनैलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो असाइलम से रिलेटेड है, चाहे वो फैमिली लॉ से रिलेटेड है जिसमें डिवोर्स है, बच्चों के मामलात हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, विल्स है, लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी है, यानी किसी भी तरह से आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, आप ZMC नेटवर्क जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं वहां पे ऐसे भी आप डिटेल ले सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। ZMC टीवी यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे आप इसको देख सकते हैं और अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भी आप सवाल छोड़ सकते हैं। अच्छा, आज क्योंकि किसी मोहतरमा ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जी डोमेस्टिक वायलेंस और इमिग्रेशन जो है इसके हवाले से आप जो है वो कोई इंफॉर्मेशन दें। और आज का ये जो प्रोग्राम है खास तौर पर वो जो हमारी ये मोहतरमा हैं जिन्होंने ये पूछा है उन की जो कह लें कि फरमाइश पर या उनकी रिक्वेस्ट पर ये प्रोग्राम जो है वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि ये टॉपिक कितना बड़ा है कि आज जो है वो सिर्फ इसी टॉपिक को ही मैं कवर करूंगा कि अच्छा, ये क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस और इमिग्रेशन ये यानी डोमेस्टिक वायलेंस तो क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी चीजों में वो इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज और इमिग्रेशन, उसका इमिग्रेशन के ऊपर क्या असर होता है आपका, तो इसके ऊपर जो है वो मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने मैं होम ऑफिस की जो, अब क्योंकि इसके गिर्द डोमेस्टिक वायलेंस के गिर्द बहुत सारी मिथ जो है या मिसकंसेप्शन जो है वो इन्वॉल्व है। और आमतौर पर ये समझा जाता है कि शायद किसी ने डंडे सोटे से मारा ही हो तो फिर ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो बनता है। जी ऐसा नहीं है। सबसे पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के सामने जो होम ऑफिस की अपनी जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की वो मैं पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों के लिए वो आसानी जो है वो रहे। ठीक है जी। अच्छा, पहली डेफिनेशन ये होम ऑफिस की डेफिनेशन है। वो क्या कहते हैं जी? एनी इंसिडेंट और पैटर्न ऑफ इंसिडेंट, यानी एक को वाकया हुआ है या के वाकयात हो रहे हैं। एक वाकया हुआ है उसकी बेस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वाकया आपने इग्नोर किया फिर वो चलता ही चला जा रहा है, पैटर्न है। ठीक है जी। एनी इंसिडेंट और पैटर्न ऑफ इंसिडेंट ऑफ कंट्रोलिंग, coercive और थ्रेटनिंग बिहेवियर, वायलेंस और अब्यूज। ये देखें, तीन इसमें है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है ये भी, इसको फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में की डेफिनेशन में है। इसी तरीके से कोर्सिव और थ्रेटनिंग बिहेवियर जो है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन में शामिल है। और फिर वायलेंस और अब्यूज जो है वो तो है ही है। बिटवीन एज 16 और ओवर who are or have been intimate partners or family members regardless of gender or sexuality। ठीक है जी। अब ये क्योंकि इंग्लिश में है, जो लोग यहाँ यूके में सुन रहे हैं उनको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी जो जिन लोगों ने पूछा है उनके लिए मैं इसको आसान जबान में बता देता हूं कि देखें, अगर
आपका पार्टनर या फैमिली मेंबर ऑफ योर पार्टनर, ये दोनों सूरतों में ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर जो है वही आप के साथ। अच्छा, नंबर, अब जब भी आप ये एप्लीकेशन करेंगे जिसको मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, तो उसमें आपने ये सारी बातें फिर बतानी है। आप हेडिंग देंगे जनाब कि कंट्रोलिंग बिहेवियर, और उसके नीचे जो है वो फिर आप बताएंगे कि कौन कौन से इंसिडेंट हुए जिससे आप समझते हैं कि वो कंट्रोल। मसलन सपोज करेंगे जी, फोन नहीं इस्तेमाल करने देते जी, ठीक है जी। कपड़े कहते नहीं जी, आप जो मैंने कहा है वो पहने जनाब। बाहर नहीं जाने देते जनाब, कहा कि नहीं बाहर जाए, बाहर से जनाब। ऐसे वाकया हम क्योंकि प्रैक्टिस में है, हमें पता है, बाहर से गए हैं जनाब, ताला लगा के बाहर से चले गए हैं जनाब। तो ये सारे जो हैं ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ठीक है, और ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल आता है। इसलिए अगर ऐसे किसी इंसिडेंट में है कि जी आपने बोलना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं, आपने बाहर कब जाना है, फोन पे किसने बनना है, किसको घर में मिलना है, किसी से बाहर मिलना है, ये सारा कंट्रोलिंग बिहेवियर है। ये सारा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में है। इसी तरीके से कोर्सिव और थ्रेटनिंग बिहेवियर के, यानी थ्रेट करना बार बार में, बार 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 किसी भी तरह से, वो थ्रेट किसी तरह से फिजिकल थ्रेट भी हो सकता है, और वैसे जैसे कि जी वापस भेज दूंगा मैं, वीजा कैंसिल करा दूंगी मैं ऐसे कर दूंगी, ये एक थ्रेट है, ठीक है जी। आपके साथ ये हो जाएगा, आपको ये कर देंगे हम, ये सारा थ्रेटनिंग, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के जुम्मन में आता है। तीसरा फिर ये है कि वायलेंस, यानी वो वायलेंस जो है वो और अब्यूज, ये दोनों जो है ये भी अब आपके सामने होम ऑफिस की जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन है उसमें मौजूद है। वायलेंस जो है उसमें जैसे मैंने कहा है कि अगर फिजिकली जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो ऑब्वियसली ये इंतहाई बुरी चीज है, और ये इसमें, तो ये जो लोग ये समझते हैं या जिनके जहन में होता है जी, वो कहते हैं हमारे पास जनाब कोई कभी उन्होंने मारा नहीं है, कुछ नहीं किया, तो हम क्या करें। लेकिन फिर भी अगर जो पहले मैंने बातें बताई हैं, अगर आपके हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से आप अब्यूज हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि जनाब आपके पास जो है वो स्पाउस वीजा है, तो उस हवाले से, तो ये अब अ, इसके ऊपर फर्दर भी बात करूंगा। अब थोड़ा सा प्रोग्राम क्योंकि मुख्तसर दुरानिये का होता है, तो इसलिए मैं इसको अब आगे लेके चलता हूं। अब ये जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनका पैराग्राफ जो है वो 289A है। वो ये कहता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि आपने पूरी करनी है। अच्छा, इसमें ये जरा जहन में रख लीजिएगा कि ये उन लोगों के लिए रूट अवेलेबल है जो कि इनिशियली उनको स्पाउस वीजा मिला हुआ है, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ना। एक तो यह है कि कोई बंदा जो है वो एंटी क्लियरेंस एज अ स्पाउस लेके आया है, ठीक है जी। या फिर यह है कि यहाँ पे इस कंट्री के अंदर जो है वो उसके जो वीजा था वो कोई और था, यानी सपोज करें कि वो स्टूडेंट वीजे पे था, और स्टूडेंट वीजे के को उसने फिर स्पाउस वीजे पे स्विच किया है, तो स्पाउस वीजे का होना जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस का आप रूट उसी सूरत में ले सकेंगी जब, या ले सकेगा कोई भी शख्स जब उसके पास स्पाउस वीजा हो, ठीक है जी। और इसमें भी स्पाउस वीजे में भी फिर कैटेगरी किस तरह से आप करेंगे कि आप स्पाउस हैं किसी ब्रिटिश सिटीजन के, ठीक है, या फिर आप स्पाउस हैं किसी ऐसे शख्स के जिसके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, या फिर आप स्पाउस हैं किसी आर्म्ड फोर्स का जो मेंबर है उसके, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप यूरोपियन को भी लाए, अगर आप स्पाउस हैं किसी यूरोपियन नेशनल के, अब क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद इसमें कुछ चेंजिंग्स आई हैं, तो लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आप स्पाउस हैं इन से, लेकिन अगर आप स्पाउस के तौर पर आए हुए हैं और आपका जो स्पाउस यहाँ पे था उसके पास लिमिटेड लीव थी, लिमिटेड लीव वाले जो है वो भी अपने वाइफ वगैरह को बुला सकते हैं या अपने हस्बैंड को बुला सकते हैं। तो अगर ऐसे में है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस का रूट इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि ये जो
फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके लिए जो मैंने पहले कहा है कि 3 चीजें, ब्रिटिश नेशनल, इंडेफिनिट मेंबर ऑफ ब्रिटिश आर्म फोर्स। तो ऐसे सूरत हाल में आप जो है वो 289 ए जो इमिग्रेशन का रूल का पैराग्राफ है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका इनिशियल जो है लीव जो है वो, या एंटी क्लियरेंस जो है, या वीजा जो है वो आपका एज अ स्पाउस है। ठीक है जी। तो ये आप के साथ हो गया जनाब। इसमें एक और फिर चीज ये है कि सम टाइम लोग ये समझते हैं कि अच्छा, ज्यादातर बेहतर तो यही है कि जो ही ऐसा कोई सिलसिलाकार हो जाता है तो आप फौरी तौर पर ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप आए स्पाउस थे, लेकिन अब आपका जो वीजा है वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, तो फिर भी आप जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस रूट के तहत एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए ये भी, क्योंकि लोगों के ज़हन में होता है जी अब शायद हमारा वीजा एक्सपायर हो गया है, या लोग जो है, हम हमने प्रैक्टिस में देखा है कि जनाब एक्सटेंशन करवाते नहीं है जनाब, जानबूझ के जो है वो पासपोर्ट इधर उधर कर देते हैं। एक्सटेंशन का टाइम जब गुजर जाता है तो वो ये समझते हैं कि अच्छा जी आप तो ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपके ज़हन में इस हवाले से कोई और भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है तो आप फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस का रूट जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर होगा क्या? अब इसमें नॉर्मली ये होता है कि होम ऑफिस की एक डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक कंसेशन होती है कि मतलब सपोज करें कि आपको घर से निकाल दिया गया है किसी स्पाउस को, तो अब आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, जेब में पोटी कोड़ी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में जो है वो होम ऑफिस ने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई हुई है जिसको हम कहते हैं डेस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस। यानी ऐसा कोई विक्टिम जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है और वो डेस्टिट्यूट है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है बेचारे के पास या बेचारी के पास, और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले एक एप्लीकेशन देगा उस कंसेशन के लिए। ठीक है जी। और मैं समझता हूं कि इस ये जो डीडीवी की जो एप्लीकेशन होगी, यानी डेस्टिट्यूट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, उसका फिर फायदा आगे ये भी हो सकता है कि वो आपकी फीस जो है उसमें भी आपको जो है वो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। वो क्यों? कि जब आप ये एप्लीकेशन करते हैं डीडीवी यानी डेस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस की, तो फिर वो ये एप्लीकेशन होती है कि मुझे पब्लिक फंड लेने की इजाजत दी जाए। क्योंकि जब आप स्पाउस वीजा पे होते हैं तो उसकी एक कंडीशन ये होती है, नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड, कि आप पब्लिक फंड नहीं ले सकते। लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू आप होम ऑफिस से ये इजाजत मांगते हैं कि जी आप मुझे जो है वो ये परमिशन दें कि मैं पब्लिक फंड जो है वो ले सकूं या ले। तो उसमें ये होता है कि वो एक नया बायोमेट्रिक कार्ड जो है होम ऑफिस आपको इशू कर देता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप पब्लिक फंड ले सकते हैं, और ये जो होता है 3 महीने के लिए आपको इशू किया जाता है। अब जब ये 3 महीने का हो गया तो फिर आप इस जब आपको होम ऑफिस से परमिशन मिल गई तो फिर आप जो है वो जॉब सेंटर प्लस वगैरह में जाके तो आप अपने बेनिफिट जो भी आपकी एंटाइटलमेंट बनती है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, और उसका सबूत आपके पास आपने रखना है। फिर इसके साथ साथ क्या है कि ये एप्लीकेशन आपकी हो गई, फिर उसके साथ साथ आपने जो एक डोमेस्टिक वायलेंस की लीव की एप्लीकेशन है वो करनी जरूरी है। ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि डीडीवी यानी डेस्टिट्यूट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन तो आप कर दें और जो मेन एप्लीकेशन है जो करनी है वो भूल ही जाए। ऐसा नहीं होगा, उस एप्लीकेशन को जरूर करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो सिर्फ ये जो पहले आपने किया 3 महीने की, ये सिर्फ आपको अलाउ करती है कि आप पब्लिक फंड ले सकते हैं, ये आपको अलाउ नहीं करते कि आप यहां रह सकते हैं। ठीक है, लिहाजा
वो होती है एप्लीकेशन जो है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेट डीवी, यानी सेटलमेंट ऑन अ बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब इस जो एप्लीकेशन होती है, इसमें अगर आप अपना केस प्रूव कर लेते हैं तो आपको इनडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाती है। ठीक है, यानी इनडेफिनेट लीव आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको 2.5 साल की जो है वो मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि आपने अपना केस जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो, इसमें एक और जो कंसेशन डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में है वो ये है कि अगर आप सेट डीवी के एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ये है कि आपको ना तो लाइफ इन यूके टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है, और ना ही आपको जो है वो इंग्लिश टेस्ट जो रिक्वायर्ड है सेटलमेंट के लिए, इंडेफिनिट के लिए, वो आपको पास करने की जरूरत है। इनके बगैर ही आप देंगे। लेकिन एक बात इसमें जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि ऐसे केसेस आते रहते हैं और वहां वहां पे जो मसाइल होते हैं या जो लोगों के जो सवाल होते हैं उनको सब रख के आप बताते हैं, ताकि जो और भी सुनने वाले हैं उनका कोई इसमें फायदा हो सके। लेकिन यह है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे आपको इंडेफिनिट मिल गया है और उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं अपनी नेशनैलिटी के लिए, तो उसके लिए आपको कंसेशन नहीं है। उसके लिए आपको लाइफ इन यूके और इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करना जरूरी है। ये जो सिर्फ कंसेशन होगी कि आपको लाइफ इन यूके और इंग्लिश टेस्ट पास नहीं करना, ये सिर्फ इनडेफिनिट का जो एप्लीकेशन होगी उसके लिए ही आपको ये एप्लीकेशन होगी। ठीक है, अब ये है कि अब सपोज करें कि अब जरूरी नहीं है, जो पहले मैंने कहा कि जनाब आप डीडीवी एप्लीकेशन है, अगर आप सपोज करें कि आप फाइनेंशियली भी ठीक हैं और आप डेस्टिट्यूट भी नहीं है, होमलेस भी नहीं हो रहे, आपके पास पैसे भी मौजूद है, तो फिर आपको डीडीवी करने की जरूरत नहीं है, यानी वो कंसेशन के लिए करने की जरूरत नहीं है। आप फिर डायरेक्टली आप सेट डीवी यानी सेटलमेंट ऑन बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन जो है वो करेंगे। ठीक है, हाँ, उसमें फिर ये होगा कि आपको आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अगर तो आपको ऑब्वियसली कंसेशन वाली आपको मिल गई और उसमें फिर आपने बेनिफिट के लिए भी अप्लाई कर लिया, तो फिर आप होम ऑफिस को लिखेंगे कि जनाब आपका जो है वो फी वेव किया जाए क्योंकि आप डेस्टिट्यूट है। ठीक है, और वो आपको मिल जाती है। ठीक है, अगर एक दफा आपको कंसेशन वाली एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है और आप बेनिफिट देने शुरू कर देते हैं तो फिर आपको ग्रांट। अब आपने अगर वो कंसेशन वाली एप्लीकेशन की ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली अगर आपके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ऐसे हैं कि आपके पास पैसे मौजूद हैं, तो फिर आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, और फीस जो है वो क्वाइट हाई है, जो है वो तकरीबन 2389 पाउंड, क्योंकि ये सेटलमेंट की फीस है, इसमें आईएचएस यानी इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस जो हैं वो शामिल नहीं होते। इसलिए अगेन मैंने दोनों चीजें आप लोगों के सामने रख दी है कि अगर तो बिल्कुल आप डेस्टिट्यूट हो गए हैं, होमलेस हो गए हैं, जेब में पैसे भी नहीं है, तो फिर आप कंसेशन के लिए एप्लीकेशन जरूर करें। ठीक, और फिर बेनिफिट के लिए अप्लाई करें। उस बेनिफिट अप्लाई करने से आपकी एप्लीकेशन जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो समटाइम लोग कहते हैं जी अगर हम बेनिफिट लेंगे शुरू कर लेंगे तो कहीं वो हमारी एप्लीकेशन जो है उसको रिफ्यूज ना करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, होम ऑफिस ने कंसेशन कंसेशन जो दी है वो किसी वजह से दी है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो कहेंगे अच्छा जी यार ले रहे हैं पैसे ले रहे हैं तो अब हम इसकी एप्लीकेशन, उसके और तरीका है इसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर आपने डीडीवी की एप्लीकेशन पहले करनी है तो वो 3 महीने होगा, और उस 3 महीने का ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने गुजरने का इंतजार करें और फिर आपने एप्लीकेशन करनी है। वो आप किसी वक्त भी एप्लीकेशन करते हैं, यानी सेट डीवी जो है उसके लिए जो है वो आप एप्लीकेशन जो है वो किसी सूरत में किसी वक्त भी आप कर सकती है, कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ आपने ये बताना जो है, पहली बात तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलसिलाकार है वो ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं जी कि अच्छा इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कौन सी लगेगी। देखें, बात यह है कि इमिग्रेशन जो लॉज होते हैं उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो एप्लीकेंट के ऊपर होता है। अगर मैं ये कहता हूं या कहती हूं कि जी जनाब आई एम अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हूं, तो फिर मुझे ही साबित करना है। ठीक है, फिर मुझे ही साबित करना है।
अब मोस्ट लाइकली ये है कि इसमें अगर तो फिजिकल वायलेंस मौजूद है, ठीक है, और उसमें आपने अगर पुलिस को रिपोर्ट किया हुआ है तो उसके आपके पास पुलिस क्राइम रेफरेंस जो है वो आपके पास होगा। आप जब जाते हैं अपने जीपी के पास तो आप अगर इस तरह से किसी भी चीज में सफर कर रहे हैं, आपको खाने को नहीं दिया जा रहा, कपड़े नहीं दिए जा रहे, सोने के लिए टाइम नहीं आपको मिलता, सारा दिन आपसे स्लेव्स की तरह काम लिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि आप जनाब स्पाउस आए हुए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जब भी आप, और हमने तो ये भी देखा कि जनाब जब जाते हैं, यानी इसको अब्यूज ही कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ही कह सकते हैं, कि वो जो बंदा या बंदी बेचारे आते हैं यहाँ पे एज ए स्पाउस, तो उनकी क्योंकि लैंग्वेज के बैरियर्स होते हैं तो वो जीपी के पास भी, तो आप कोशिश करें कि जब इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि जीपी पे खुद जाए, ठीक है। जीपी हजरात जो हैं वो जब आपको देखेंगे तो वो आपको ये नहीं कहेंगे, समटाइम ये होता है कि हम कहते हैं कि हम आपको लेके जाते हैं जीपी के पास ताकि कोई बात वहां ना कर सके, लेकिन जब आप जीपी के पास जाएं तो जीपी से कह सकते हैं कि मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीपीज जो हैं वो रिक्वायर्ड है बाय लॉ कि वो जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के तौर पर, कि वो आपकी जो चीज है वो किसी और के सामने डिस्कस ना करें। लिहाजा आप क्या करेंगे, आप अपने जीपी को भी कॉन्फिडेंस में लें और उसको ये सारी बातें बताएं और जीपी से कहें कि ये वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, ठीक है जी। इसी तरीके से देखें कि अगर आपके पास कोई और एविडेंस है, जैसे मसलन नेबर ने कभी सुना जनाब के आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई मार कुटाई हो रही है, और रोज का वतीरा बना हुआ है, तो वो आप अगर नेबर्स से आप जो है वो एक स्टेटमेंट या लेटर जो है वो ले सकते हैं जो इस बात को कंफर्म करे कि हाँ जनाब ये जो है वो इस घर में ये सारी बातें होती रही हैं। इसी तरीके से आपका कोई फैमिली मेंबर, ठीक है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसको आप उसने अगर खुद विटनेस किया है तो वो ये एक स्टेटमेंट दे सकता है आपके सपोर्ट में कि जनाब हाँ जी हम वहां के गए, हमने देखा इसकी हालत ये थी, हमने देखा हमारे सामने जनाब इसकी बीवी ने या इसके शोहर ने जो है इसके ऊपर जनाब ये इल्जामात लगाए, ये उसके साथ किया, ये उसके साथ किया। तो ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये है कि क्योंकि ये केस आपका है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है तो फिर उसको साबित भी हमने ही करना है। और जैसे मैंने एक पहले प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल वायलेंस ही है, ठीक है। अब अगर पैसे आपको नहीं दे रहे खाने के लिए, स्वाय करने के लिए, अब हमने यहाँ पे ऐसे केसेस देखे हैं कि जनाब काम जो स्पाउस है उसने जनाब पूरा महीना जो है वो किया है और पूरी तरह लाके आके अपना जो स्पॉन्सर स्पाउस है उसके हाथ में रख दी, और उसमें से बड़ी जनाब मेहरबानी उन्होंने की कि उन्होंने 5-10 पाउंड उस बेचारे को या बेचारी को जनाब बस का किराया दे दिया कि लो भाई ये तुम्हारा है और उसका खर्चे कोई नहीं है जनाब। तो ये भी कंट्रोलिंग है कि किसी से कहना कि भाई सारी तनख्वाह जो है वो ला के हमें दो, ठीक है जी। तो ये भी कंट्रोलिंग बिहेवियर में आता है। इसी तरीके से जैसे कहा है कि आप स्कार्फ लेते हैं या लेती हैं, तो आपसे कहा गया कि नहीं स्कार्फ नहीं लेंगी, या स्कार्फ कहा गया कि आपको स्कार्फ लेना ही है हर सूरत में, ये सारी बातें जो है ये कंट्रोलिंग बिहेवियर के जुमरे में आएंगी और वो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आपने देखें बात यह है कि लाइफ अल्लाह ताला ने आपको एक ही दफा दे दिया और उसको आप अगर सफर करेंगे सिर्फ किस बुनियाद पर कि जनाब ये ना हो कि मुझे वापस भेज दिया जाए, तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्यों कि आपके ऊपर सबसे पहला जिस चीज का हक है, राइट है, वो आपकी अपनी जान है। और मैंने कहा कि अगर डोमेस्टिक क्राइसिस है, अब्यूज है, तो फिर वीजा तो आपको वैसे ही मिल जाना है, तो आप ये जो अब्यूज है उसको क्यों सफर करेंगे। यू मस्ट नॉट रिमेन साइलेंट एंड सफर अब्यूज,
आपको ये देखे ना, लॉ के अंदर बाकायदा पूरा अगर एक पैराग्राफ लगा दिया गया है और होम ऑफिस ने डेफिनेशन जो है वो उसकी जो है वो बना दी है बाकायदा तौर पर, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आप जनरली अगर आप सफर कर रहे हैं तो फिर आप ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का रूट है उसको आपने इस्तेमाल करना है और वीजा आपका हो जाना है। और वो भी ये नहीं है कि जनाब 5 साल के बाद अगर कोई शख्स आज आया है स्पाउस वीजे के ऊपर और महीने 2 महीने के बाद ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई है और उसके बाद उसने एप्लीकेशन की है और उसकी एप्लीकेशन ग्रांट हो गई है तो उसको इंडेफिनेट मिल गया, आपको 2-4 महीने में इंडेफिनेट मिल गया। तो वाई यू should remain silent in these cases of domestic violence. So दोस्तों मेरा ख्याल है मैंने सारी जो चीजें हैं वो कवर कर दी हैं, डेफिनेशन भी कवर कर दी है और ये भी बता दिया है कि कौन कौन से लोग कर सकते हैं। एक ऊपर मैंने बताया है कि एक तो ये है कि आपने स्पाउस वीजे पे होना है, ठीक है, और स्पाउस भी ब्रिटिश नेशनल का, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन वाले का और जो आर्म फोर्स का मेंबर्स है, तो जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है उसके लिए अगर आप हैं तो फिर ये जो है आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट डिपेंडेंट आए हुए हैं तो क्योंकि वो कैटेगरी ही ले दी, अब वो आप स्पाउस तो हैं लेकिन आप डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो उस सूरत हाल में भी ये कैटेगरी जो है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में आसान जबान में आप लोगों तक ये सारी बातें जो है वो पहुंचा दूं। फिर भी कोई सवाल अगर रह गया हो, खासतौर पर जिन मोहतरमा ने ये कहा था जिनके लिए आज मैंने पूरा प्रोग्राम किया है, तो फिर भी अगर तशनगी रह गई हो तो प्लीज कांटेक्ट मी, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी सवाल हो उसको मैं लूंगा। प्रोग्राम के आखिर में फिर मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि जनाब जिन लोगों ने अभी तक ZMC टीवी को, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक बखूबी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। मैंने कहा है कि अपने बड़ा जो टफ स्केड्यूल होता है उसमें से टाइम निकालना और फिर आप लोगों के सामने यहाँ बैठना सिर्फ इसलिए कि आप लोग जो है वो मेरे लिए दुआ करें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है वो किसी गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई ऐसा स्टेप ले लें जिसके ऊपर बाद में आपको बताना पड़े। टिल नेक्स्ट थर्सडे मुझे अपने दोस्त अपने भाई जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अपना अपने गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।